बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। फैसल वावडा के बूट मारने की धमकी, ये है वो अमूमी ख़्याल जिसके बारे में इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्सा में मुकरमी सोहराब बरकत साहब के ताज़ा प्रोग्राम के चंद नुकात आपको सुनवाने हैं और फिर मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। तो नाज़रीन, पहले सुनिए सोहराब बरकत साहब की गुफ्तगू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है, और ये झूठ जब तक ये एक दफा खड़े होकर सच, इन्हें सजा ही ना दे, इन सबको माफ करें, लेकिन इन्हें कहें कि एक एक बंदा आए सामने खड़ा होकर सच बोले कि किसने इस मुल्क के साथ क्या किया है। जब आप तारीख को, हिस्ट्री को रीराइट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल साइंस सच नहीं बताएगी, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक सच नहीं बोला जाएगा, इस मुल्क का हल नहीं निकलेगा, मसला आगे नहीं बढ़ेगा। मशरिकी उलम को आपको ठीक करना पड़ेगा। अपने मशरिकी उलम के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें असल में आपको बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ही सारे मामला ठीक होंगे। अब एक मामला यह है कि यह अहम पेशरफ्त है। 8 फरवरी के इंतखाबात को कालादम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अभी अचानक से एक दरखास्त चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के इंतखाबात को कालादम करार दें। बरैन कौमी मीडिया इसे बिल्कुल उधेड़ कर रख गया है और काजी साहब इसे सुनेंगे 19 फरवरी को, वही सारे मामले के ऊपर सुनेंगे। मसला यह है कि 3 रुकनी बेंच सुनेगा और काजी साहब जाहिर है जिन्होंने सारा एहतमाम किया रिगिंग का, जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड मियां नवाज शरीफ को बनाकर दी, जिन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की, मुकम्मल सहूलतकारी की, तहरीक इंसाफ वालों को बोलने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ना सोशल मीडिया देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, कुछ भी नहीं देखता। और एक ही अच्छी बात थी कि मेरी बीवी कहती है आप ठीक से नहीं बैठते। तो ये बीवी उनकी चैनल टीवी देखती है, उन्होंने भी नहीं बताया कि काजी साहब आप क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर। तो 19 फरवरी को वो सुनेंगे, लेकिन वो जाहिर कलदम करार देंगे या नहीं करार देंगे, लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुआ, मुल्क भर में एहतजाज हुआ और एहतजाज मैसिव हुआ और पूरा मैसिव एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ जो कि शुरू होने वाला है, फिर इसका मतलब यह है कि शायद काजी साहब सोचेंगे। और काजी साहब के सामने ये मामला जाहिर ऐसे नहीं गए, किसी ने भेजे मामला, तो वहां पर गए, वहां तक पहुंचे और काजी साहब सुनेंगे भी, तो इसका मतलब है किसी ने भेजे। इंटरेस्टिंग होगा कि काजी साहब रिमार्क्स क्या देते हैं या जजेस रिमार्क्स क्या देते हैं, वो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं जब तहरीक इंसाफ के सारे लोग इतने फरले लेकर जाएंगे कि जनाब ये देखिए ये फॉर्म 45 है, ये इतने गड्ढा पूरा लेकर जाएंगे कि ये जनाब फॉर्म 45 खुद बैठ के गिन लें, किसी मुंशी को बुलाएं, उसे कहेंगे ये बैठ के गिने ये वोट कितने पड़े हुए हैं। तो ये मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब गुज़श्ता दिन कामरान शाहिद के शो में फैसल वावडा ने बदतमीजी की और ये शदीद बदतमीजी की है। फैसल वावडा जिसे कोई जानता नहीं था, वो बिल्कुल हलकान हुआ पड़ा है और बूट की जो लज्जत फैसल वावडा को लगी है, यानी बूट से बाहर ही नहीं आ रहा। वो समझता है कि बूट, जब तक उसने बूट पकड़ा हुआ है वो सब कुछ है और हर बंदे के साथ बदतमीजी कर सकता है, गलाजत अपने मुंह से निकाल सकता है। अहमद अवैस साहब बैठे हुए थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। मजहर अब्बास साहब, मजहर अब्बास इज एन अथॉरिटी, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तानी मीडिया। यानी पाकिस्तानी मीडिया में अगर किसी शख्स के लिए हर बंदा कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है कि आकर बैठे या उनसे बात करें या उनसे गले मिले, तो मजहर अब्बास साहब इंतहाई दलील से बात करने वाले, और कभी भी उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। अहमद अब्बास साहब ने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फैसल वावडा वो बंदा है जिसने ARY न्यूज के प्रोग्राम में टेबल पर आकर फौजी बूट रखा, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये माजी में सोवियत यूनियन के क्रूशेव ने किया था और उसकी कोई तारीख ठीक नहीं है। सोवियत यूनियन में उसे ठीक नजर से नहीं देखा जाता। जब वो कमजोर हुआ था तो उसने अमेरिकन मिलिट्री के सामने खुद को स्ट्रांग बनने के लिए अपने कैबिनेट में उसने बूट रखा था। दूसरा काम फैसल वावडा ने किया कि शो के अंदर आकर बूट रखा है। फैसल वावडा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं और हुकूमत ही इदारों को ऑर्डर करती है और उसके बाद मुल्क के अंदर मामला चलते हैं। लिहाजा यह बात आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मुकद्दम है, इसके अलावा कोई भी मुकद्दम नहीं है। इस पर फैसल वावडा पहले तो हलकान हुए, उनके चेहरे की रंगत बदली। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने टेबल के ऊपर बूट रखा था, लेकिन मैं बूट उठाकर मारना भी जानता हूं। बूट उठाकर जूती मारना भी जानता हूं। साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका पहला नुक्ता ये है कि झूठ, पाकिस्तान में झूठ बोला जाता है तो वो 100% दुरुस्त है। पाकिस्तानी मुआशरा के हर जुज़ में झूठ अंदर तक घुस चुका है। वर्दी में मलबूस, सिविल कपड़ों में मलबूस, दस्तारों, पगड़ियों, शलवारों, कमीज़ों में मलबूस, जांघिए और लंगोटों में मलबूस, यानी कि हर कोई इस माशरा में झूठ बोलता है और बोल रहा है। जब हर कोई झूठ बोलने लग जाए तो फिर जैसे पाकिस्तान के माशरा में बेबाक किस्म की बात करने वाले जैसे हसन निसार हैं, वो कहते हैं कि इस कौम को दरअसल एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और जब तक ये सर्जरी नहीं होती ये कौम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। अब चूँकि इस कौम की सर्जरी करने के लिए किसी में जुर्रत ही नहीं है, इसलिए
اس قوم کے سچ بولنے کا بھی فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا وہ سپریم کورٹ کے ذریعے حال ہی میں ہونے والے انتخابات کو کالعدم کروانے کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوایا اس لیے گیا ہے کہ بھوٹو والی سرکار کو اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ چیف جسٹس صاحب ابھی تک تو بھوٹو والی سرکار کے ہی ٹاؤٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اب بلا پاکستانی تعفن زدہ عدالتی نظام میں بھوٹو والی سرکار کی مدد سے جو شخص اس عہدہ تک پہنچا ہو اور جس شخص کی رگوں میں بھوٹو والوں کے ساتھ وفاداری کا لہو گردش کر رہا ہو، تو کیا وہ بھوٹو والی سرکار کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ بظاہر ناممکن ہے، اور یہ جو معاملہ بھجوایا گیا ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہی بھجوایا گیا ہے۔ رہا سوال فیصل وافڈا کی بھوٹوں سے مارنے کی دھمکی کا، تو جیسے کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جب کافی سالوں سے بھوٹوں والی سرکار کا کوئی کھا رہا ہو تو اس کے جسم پر اپنے موسنوں کی طرف سے دیے گئے مال و متاع کی چربی چڑھی جاتی ہے۔ فیصل وافڈا کے دل، دماغ اور آنکھوں پر اس وقت بھوٹوں والی سرکار کے احسانات کی چربی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے وہ نوشتہ دیوار پڑھنے سے بالکل قاصر ہے۔ آخر میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں جیسے پہلے بھی کئی بار اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ کفر کا نظام دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن ظلم کے نظام کو مکافات عمل کے ذریعے قدرت خود ختم کر دیتی ہے۔ بھوٹوں والی سرکار کی پشت پناہی سے نظام حکمرانی کے ذریعے جو ظلم و ستم پاکستانی قوم پر گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے جاری ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ نظام ہچکیاں لے رہا ہے اور صرف چند دھکوں کی مار رہ گیا ہے۔ مجھے صدر ایوب کے خلاف احتجاج یاد آ رہا ہے، جس کا میں خود بھی بطور طالب علم ایک سرگرم رکن کے طور پہ حصے دار تھا۔ میرا عمران خان اور اس کے قریبی قابل اعتماد نائبین کے لیے مشورہ ہے کہ وہ نومبر سال 1968 سے لے کر مارچ سال 1969 کی تفصیلات پڑھ لیں۔ جو اس وقت کیا گیا تھا وہی آج اس وقت کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں کوئی قانون نہ ہو، جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا روز کا معمول جس ملک میں چل رہا ہو، وہاں عدالتوں میں جانے اور حکام بالا کو درخواستیں دینے سے ٹھڈے اور گھنسے ہی ملتے ہیں۔ انصاف کس چڑیا کا نام ہے، پاکستان کا نظام عدل اس سے واقف نہیں ہے۔ یہاں پر طاقت اور اختیار جن کے پاس ہے وہ لاتوں والے بھوت ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جا کے بات کر کے کچھ حاصل ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔